गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, तो आज हम रेस्पिरेशन में इसकी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन एंड उसकी जो टाइप्स है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इसके बारे में पढ़ चुके थे। देन हमने एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में हमने डिफरेंस देखा है ना। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी आर कॉल्ड रेस्पिरेशन सब्सटेंस। जो रेस्पिरेशन सब्सटेंस है, जितने प्रकार की भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी को, जिसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कहते हैं। इस रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जो है, इसमें फर्स्ट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंतर्गत आता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सुक्रोज। नेक्स्ट है हमारा फैट्स के अंतर्गत आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो यूज होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सोर्स के रूप में। और ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन का यूज़ भी किया जाता है, यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस अंडर स्टारवेशन। किसका यूज़ किया जाता है, हमारे प्रोटीन का। तो ये थे हमारे रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटीपी की, जिसे पावर हाउस कहा जाता है। और एटीपी का जो फुल नेम होता है वो होता है हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यदि हम एटीपी की बात करें तो एटीपी इज एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच स्टोर बायोलॉजिकल यूजेबल फ्रॉम अ एनर्जी। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें रिच अमाउंट में प्रेजेंट होती है हमारी एटीपी, और ये स्टोर रहती है और यूज़ किस में की जाती है, बायोलॉजिकल यूजेबल फ्रॉम अ एनर्जी। नेक्स्ट है इसका यूनिवर्सल कैरियर ऑफ केमिकल एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और नेक्स्ट है एनर्जी रिलीज व्हेन एटीपी टू हाइड्रोलाइज टू एडीपी एंड एएमपी। मतलब जो एटीपी है वो क्या होती है, हाइड्रोलाइज होती है, जिससे क्या बनता है, एटीपी बनता है एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। और इसमें जो कितनी कैलोरी एनर्जी उत्पन्न हो रही है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो रही है, इसमें उत्पन्न हो रही है। ठीक है, एटीपी का जो फुल फॉर्म कहता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन एडीपी एंड एएमपी आर फॉस्फोराइज्ड टू एटीपी। जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होते हैं, फॉस्फोराइज्ड होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारी एटीपी का। और जो एनर्जी है वो स्टोर रहती है किसमें, एटीपी के फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटीपी स्ट्रक्चर की। तो जो एटीपी स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो इट इज़ राइबोन्यूक्लियोटाइड कॉन्सिस्ट ऑफ 3 कंपाउंड या 3 कंपोनेंट्स, जिसके अंतर्गत आता है हमारा एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है। नेक्स्ट है हमारा राइबोस। नेक्स्ट है हमारा 3 फॉस्फेट ग्रुप, मतलब इसमें जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें एटीपी का फुल फॉर्म ने देखा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन कैसे बना है, एडेनिन प्लस राइबोस, ये मिलकर बनाते हैं एडेनोसिन। ठीक है, तो जो एडेनोसिन है वो न्यूक्लियोसाइड है, और न्यूक्लियोटाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए प्लस फॉस्फेट, तो बन जाता है हमारा ये एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, द फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू राइबोस एंड द ईच अदर देन लीनियर फैक्शन। मतलब जो फर्स्ट क्या लिखा है, जो फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप होता है वो अटैच होता है किससे, राइबोस से। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं एडेनिन का। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एटीपी ये हो गया, ए मतलब हो गया एडेनिन। तो ये हमारा एडेनिन है। एडेनिन किससे जुड़ा हुआ है, राइबो शुगर से। ठीक है, तो एडेनिन के ये जो हमारा एडेनिन का केमिकल स्ट्रक्चर है किससे जुड़ा हुआ है, हमारे राइबो शुगर से, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा टी और पी। इसका मीनिंग होगा, देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप कितने इसमें, 1 2 3, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। इसीलिए एटीपी का फुल नेम क्या होता है, एटीपी का फुल नेम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडेनोसिन एटीपी का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे आप लोग के सामने। एटीपी का ये केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। एडेनिन और राइबो शुगर आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडेनोसिन। और ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फेट ग्रुप से। फॉस्फेट कितने, 3 है, 1 2 3। ये क्या हो गया हमारा फॉस्फेट। इस प्रकार ये क्या बन गया हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। तो एटीपी की जो फंक्शन है
उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ये जो एटीपी है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी को सप्लाई करने के लिए भी किसकी हेल्प करती है, हमें एटीपी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी वेस्टेज, और नेक्स्ट है हमारा फॉस्फेट ग्रुप डोनर। इस प्रकार ये जो फंक्शन है किसके फंक्शन है, हमारे एटीपी के फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गया, है ना। एटीपी जो है स्टोर हो रही है ना। तो एटीपी किसमें स्टोर रहती है, पावर हाउस में, और पावर हाउस की सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुके हैं। अब तो हम देखेंगे अब जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि हम किसके अंतर्गत पढ़ रही है, रेस्पिरेशन के अंतर्गत। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इसके पहले देखा रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो साइकिल कंप्लीट होती है, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल, वो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब जो भी एटीपी बनती होगी वो किस में स्टोर रहती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो हम देखते हैं भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, जैसा आप स्ट्रक्चर दिखा हुआ है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा सेंटर फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो सेंटर होता है किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट इन ऑल लिविंग यूकैरियोटिक सेल, ये इसका मेन पॉइंट है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग यूकैरियोटिक सेल में, क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। इसकी बात की जाए तो इसका जो शेप होता है कैसा होता है, फिलामेंटस शेप होता है, और कैसा होता है, रॉड शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा ये शेप की बात की जाए तो फिलामेंटस तो होता है, रॉड शेप भी होता है। इसके अलावा क्लब शेप्ड भी होता है, और ग्रेनुलर भी इसका स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ मतलब इसकी लंबाई जो है 1.5 म्यू से 1 म्यू डायमीटर तक होती है। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ होती है 2 से 6 म्यूएम तक क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। और इसके कलर की बात की जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, कलरलेस है। नेक्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर से पहले देखते हैं हम उसके नंबर एंड लोकेशन के बारे में। इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उस पर निर्भर करती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो उपापचय क्रिया है अधिक होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। तो अधिक होती है मतलब कैसा हो गया, एक नॉर्मल सेल में इसकी संख्या कितनी होती है, एक नॉर्मल सेल में इसकी संख्या 200 से 300 के बीच होती है। अगर हम एल्गी की बात करें, जैसे कि मैक्रोस्टेरियस, ये एल्गी का नाम है, में प्रत्येक सेल में सिर्फ केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, जबकि हम सी आर्चिन की बात करें तो सी आर्ची के अंडों में इसकी संख्या कितनी होती है, एक लाख 40,000 से एक लाख 50,000 तक इसकी संख्या होती है। इस प्रकार ये देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में समान रूप से वितरित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर उपापचय क्रिया कैसी होती है, अधिक होती है। मतलब बोलने का ये मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया उनमें ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे उपापचय क्रियाएं जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। मतलब नंबर और स्थिति की बात की जाए, जैसे हमने देखा, मतलब जिनमें ज़्यादा एक्टिविटी होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कैसी पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अ, ठीक है, तो ये था हमारा नंबर एंड लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें एटीपी के रूप में स्टोर रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो ऑर्गेनिक एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है, तथा जो एटीपी के रूप में क्या होती है, स्टोर रहती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्फ रेप्लिकेशन ऑर्गन्स है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस हेतु क्या राइबोसोम्स पाया जाता है। इनमें जेनेटिकली ऑटोनॉमी होती है। उसके अलावा ये
जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये अपनी ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन के लिए जो पेरेंट सेल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, ये अपनी अर्धश्वासित कोशिकांग है। मतलब कि क्या कहा जाता है इसको, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन्स कहा जाता है किसको, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट देखेंगे हम सेल स्ट्रक्चर, की माइटोकॉन्ड्रिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है,